भाई जो कंचे हम बचपन में खेलते थे वो कैसे बनते हैं इस वीडियो में पता चलेगा। और एलजी कंपनी का ये प्रैंक देखकर लोगों की आत्मा उनकी बॉडी से बाहर निकल गई। और हमारी अर्थ पर एक ऐसी रेयर चीज है जो पूरी यूनिवर्स में और कहीं नहीं मिलती। और क्या तुमने कभी सोचा कि जुगनू अपने पिछवाड़े से चमकता कैसे है? और भाई तुमने ऐसे दिखने वाले लोग तो जरूर देखे होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये जानकर आप शॉक हो जाओगे। और क्या पूरे यूनिवर्स में अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ पॉसिबल है या नहीं? और कैसे ये डोडो बर्ड हम इंसानों की वजह से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, इसलिए अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 15 भाई एलजी कंपनी का एक ऐसा प्रैंक जिसे देखकर लोगों की आत्मा उनकी बॉडी से बाहर निकल गई थी। 2013 में एलजी एक प्रैंक करता है जिसमें लोग ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने वॉल पर एलजी की हाई रिजोल्यूशन एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसे देखने पर वो बिल्कुल विंडो जैसी लग रही थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि आसमान से एक बड़ा मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा है और लगता है कि अभी ऑफिस पर गिरने वाला है। इसे देखकर लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, मानो कि सच में ऐसा हो रहा हो। लेकिन फिर बाद में रिवील कर दिया जाता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था और वो विंडो असल में एलजी की अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले थी, जिससे एलजी ये दिखाना चाहता था कि उनकी स्क्रीन इतनी रियलिस्टिक है कि लोग उसे रियलिटी समझ लेते हैं। नंबर 14 भाई क्या तुमने कभी सोचा कि पेड़ पौधे जंगलों में जिंदा कैसे रहते हैं? मतलब वहाँ तो इन्हें कोई पानी भी नहीं देता। वेल पेड़ पौधों के लिए जंगल में पानी का सोर्स बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सिर्फ जमीन गीली नहीं होती, बल्कि मिट्टी उस पानी को स्पंज की तरह अपने अंदर सोख लेती है। और जंगल की मिट्टी नॉर्मल नहीं होती, बल्कि उसमें पत्ते, सूखे पेड़ के टुकड़े और जानवरों की पूप सब मिलकर एक ऐसी लेयर बना देते हैं जो पानी को काफी टाइम तक पकड़ के रखती है। इसलिए बारिश के कई दिन बाद भी पेड़ों की जड़ों को नमी मिलती रहती है। अब तुमने फोटोसिंथेसिस के बारे में तो सुना ही होगा। प्लांट्स इस प्रोसेस का यूज करके सनलाइट, वाटर और CO2 की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नाम के छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट को लेकर उनसे शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं और प्लांट्स शुगर को अपने खाने की तरह यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से बड़े बड़े जंगलों में भी पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। नंबर 13 भाई डायनासोर आज भी जिंदा हैं, लेकिन कैसे? चलो बताता हूँ। वेल डायनासोर्स आज जिंदा तो हैं, लेकिन वैसी शक्ल में नहीं जैसी हम मूवीज या बुक्स में देखते हैं। जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे जैसे टीरेक्स, वो तो 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड्स के अर्थ के टकराने की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उस इम्पैक्ट के बाद मौसम इतना ज्यादा बिगड़ गया कि उन बड़े डायनासोर्स के लिए जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन साइंस बताती है कि सभी डायनासोर्स आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। कुछ छोटे डायनासोर्स धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होते गए और आज वो हमें बर्ड्स के फॉर्म में दिखते हैं। मतलब आज की चिड़िया, कबूतर, मुर्गी, ईगल सब असल में डायनासोर्स की ही नस्लें हैं। इसलिए साइंटिस्ट बर्ड को लिविंग डायनासोर्स या मॉडर्न डायनासोर्स कहते हैं। नंबर 12 भाई आज जो तुम इंडिया में कॉफी पी रहे हो वो तुम्हें सस्ते में पड़ रही है, क्योंकि 16वीं सेंचुरी में एक मुस्लिम सूफी संत बाबा बूदान हज करके इंडिया वापस आ रहे थे और रास्ते में यमन में उन्होंने कॉफी को पहली बार पिया और उन्हें वो कॉफी इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि हमारे इंडिया में भी इसे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त यमन में कॉफी के बीज को यमन से बाहर ले जाना पूरी तरह से बैन था और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजाए मौत होती, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉफी को सिर्फ वो ही एक्सपोर्ट करें। लेकिन बाबा बूदान ने लगभग 7 कॉफी के बीन्स को अपनी बियर्ड में छुपा लिया और इंडिया आकर उन बीन्स को चिकमैंगलोर हिल्स पर प्लांट कर दिया। तभी से इंडिया में कॉफी की खेती की शुरुआत हुई। नंबर 11 भाई इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कई ऐसे फोर्ट्स, महल और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनकी चर्चा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में होती है। इसी तरह हरियाणा के हिसार में स्थित फिरोज शाह पैलेस भी उन्हीं फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। इस फेमस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक की देखरेख में लगभग 14वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। 1354 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1356 में ये कम्प्लीट हुआ। लेकिन इसके कम्प्लीट होने के बाद भी इसमें टाइम पर कई चेंजेस किए गए और मीडिएवल पीरियड में इस पर कई अटैक्स भी हुए, जिसकी वजह से ये पैलेस काफी डैमेज हो गया। इस पैलेस की डिजाइन में इस्लामिक और इंडियन स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है और इसके अंदर लाट की मस्जिद है जो रेड सैंडस्टोन से बनी है। इसके अंदर एक गुजरी महल भी है जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी वाइफ गुजरी बेगम के लिए बनवाया था और आज भी ये जगह अपनी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। नंबर 10 भाई तुम कलर ब्लाइंड हो या नहीं ये तुम्हें खुद भी नहीं पता। चलो दिमाग का दही करता हूँ। मान लो तुम्हें आसमान ग्रीन दिखता है और ग्रास ब्लू, लेकिन तुम्हें शुरू से ये बताया गया है कि स्काई इज ब्लू और ग्रास इज ग्रीन। तो हो सकता है कि तुम ग्रीन को ब्लू और ब्लू को ग्रीन देखते हो। एग्जाम्पल के लिए सोचो तुम और मैं आसमान की तरफ देख रहे हैं और हम दोनों को आसमान अलग अलग कलर का दिख रहा है। अब तुम मुझसे बोलते हो स्काई इज ब्लू, फिर मैं बोलता हूँ यस स्काई इज ब्लू। अब यहाँ हम दोनों के लिए स्काई ब्लू है, लेकिन हम उसे अलग अलग कलर्स का देख रहे हैं। अब यहाँ तक आने के बाद भी
भी कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। नंबर 9 भाई ऐसी फुल फॉर्म्स जो आपको जरूर जानना चाहिए, आगे काम आ सकती है। सबसे पहले OTP, वन टाइम पासवर्ड, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, BTW, बाय द वे, DIY, डू इट योरसेल्फ, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, IRL, इन रियल लाइफ, DM, डायरेक्ट मैसेज, IDK, आई डोंट नो, DOV, डेट ऑफ बर्थ, LOL, लाफ आउट लाउड, T&C, टर्म्स एंड कंडीशंस, और लास्ट में मैं तुमसे यही कहूंगा, BC, बी केयरफुल। नंबर 8 भाई क्या तुमने कभी ऐसे दिखने वाले लोग देखे हैं? वेल इस तरह के दिखने वाले लोग स्पेशल ह्यूमंस होते हैं जिन्हें डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम एक बाय बर्थ कंडीशन है। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। नॉर्मल इंसान में क्रोमोसोम 21 2 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स 21 3 होते हैं। अब सवाल आता है कि ये होता क्यों है? वेल डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है और ना ही पेरेंट्स की किसी गलती की वजह से होता है, बल्कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल मिस्टेक है जिसमें क्रोमोसोम 21 2 की जगह 3 कॉपीज हो जाती हैं। अब कुछ लोग डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को पागल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि डाउन सिंड्रोम इंसान की बस सीखने और समझने की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। आई मीन पढ़ना लिखना बोलना चलना सीखना उनमें लेट होता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क भी इनमें ज्यादा होता है, जैसे दिल की प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम और इम्यूनिटी वीक होना। और एक फन फैक्ट, आमिर खान की लेटेस्ट मूवी सितारे जमीन पर, उसमें भी कई लोग डाउन सिंड्रोम वाले थे। वेल क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है? कमेंट में बताओ। नंबर 7 भाई क्या सच में इस पूरी दुनिया में हमारे 7 ट्विंस होते हैं? अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सबसे पहले तुम ये समझो कि ट्विंस होते क्या हैं। वेल ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, मतलब एक ही माँ के पेट से एक ही प्रेगनेंसी में जन्मे 2 बच्चे। अब ट्विंस के 2 टाइप्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनका चेहरा, जीन्स और जेंडर सब कुछ सेम होता है, और फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं जिनका चेहरा तो अलग होता ही है, साथ में जीन्स और जेंडर भी अलग हो सकते हैं। अब ये हो गया ट्विंस। लेकिन अगर पूरी दुनिया में कोई तुम्हारे जैसा दिखता है तो उसे ट्विंस नहीं बल्कि लुक अलाइक बोलेंगे। और अगर तुम एक ही माँ के पेट से जन्मे हो और तुम्हारा चेहरा, जीन्स और जेंडर सब कुछ सेम है, लेकिन प्रेगनेंसी अलग है, तो उसे भी ट्विंस नहीं बल्कि लुक अलाइक सिबलिंग्स बोलेंगे। तो अब सवाल आता है, क्या इस दुनिया में सच में हमारे 7 लुक अलाइक पाए जाते हैं? तो नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है जो मूवी, सोशल मीडिया और स्टोरीज की वजह से फेमस हो गया है, और साइंस या कोई रिसर्च इसे सपोर्ट नहीं करती। हाँ कुछ लोग लुक अलाइक हो सकते हैं, लेकिन इसका 7 या कोई और नंबर फिक्स नहीं है। क्या बोल रहे हो? अजय देवगन को बुला के लाता हूँ। नंबर 6 भाई क्या अर्थ के अलावा इस यूनिवर्स में कहीं और लाइफ पॉसिबल है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ और ना, क्योंकि साइंटिस्ट मार्स, यूरोपा जो जुपिटर का मून है, और एनकेलाडस जो सैटर्न का मून है, इन पर लाइफ की पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर पानी और लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स के साइंस मिले हैं। इसके अलावा दूर के एक्सोप्लैनेट्स जैसे K2-18b पर भी लाइफ के पॉसिबल साइंस ऑब्जर्व किए गए हैं, लेकिन अभी इस पर और भी रिसर्च की जरूरत है। शॉर्ट में कहें तो अभी अर्थ के अलावा कहीं भी लाइफ पॉसिबल है या नहीं, इस पर अभी भी रिसर्च बाकी है, और साइंटिस्ट लगातार इस चीज पर काम कर रहे हैं। बाकी तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में बताओ। नंबर 5 भाई इस बर्ड का नाम है डोडो, जो अब इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसके एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान हैं। वेल आज से करीब 4 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन ओशियन से कुछ परिंदे इस मॉरिशस नाम के आइलैंड पर उड़कर आए। ये जगह इन परिंदों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि यहाँ इनके खाने पीने का इंतजाम तो था ही, साथ में यहाँ कोई शिकारी जानवर भी नहीं था जो इनका शिकार करता। इस जगह इस पक्षी को भरपेट खाना मिलता, जिससे ये कबूतर जैसा दिखने वाला पक्षी पीढ़ी दर पीढ़ी मोटा होता गया, जिसे हमने नाम दिया डोडो। एक वक्त आया कि ये इतना मोटा हो गया कि इसने अपनी उड़न शक्ति को खो दिया, क्योंकि वहाँ कोई शिकारी ना होने की वजह से ये जानते ही नहीं थे कि इनका कोई शिकार भी कर सकता है। इसके बाद 1638 में यहाँ इंसान आए, जो कुत्ते और चूहों को भी अपने साथ लेके आए। फिर इंसान और कुत्ते मिलकर डोडो का शिकार करते और खाते, और चूहे उनके अंडे खा जाते, और सिर्फ कुछ ही सालों में ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 4 भाई हमारी अर्थ पर एक ऐसी चीज है जो शायद अभी भी आपके पास होगी, लेकिन ये कितनी रेयर है आपको इसका अंदाजा भी नहीं। ना ये सिल्वर है, ना गोल्ड और ना डायमंड, बल्कि ये चीज है पेड़। अब हमारी अर्थ पर तो ये हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स के स्केल पर देखें तो आज तक साइंटिस्ट को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी पेड़ नहीं मिले। लेकिन इतने रेयर होने के बाद भी पूरी वर्ल्ड में हर दिन लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं। नंबर 3 भाई एक थ्योरी है कि अगर किसी इंसान को इस बड़ी सी बॉल के अंदर डालकर गिराया जाए तो हो सकता है कि वो बच जाए, क्योंकि बॉल का बड़ा एरिया गिरने की स्पीड को स्लो कर देगा और बॉल एयरबैग की तरह इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेगी। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मिथबस्टर्स एक
एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे ये खुद पर या किसी और इंसान पर तो ट्राई नहीं कर सकते, इसलिए ये एक डमी तैयार करते हैं। इसके बाद ये डमी के ऊपर स्पेशल सेंसर्स लगाते हैं जो इम्पैक्ट फोर्सेस को मेजर कर सके और फिर उसे 300 मीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सारे सेंसर्स रेड हो गए। इसका मतलब ये था कि इंसान के लिए ऐसे गिरना जानलेवा था। अब आया मेन एक्सपेरिमेंट, जिसमें डमी को इस बॉल के अंदर रखा गया और हेलीकॉप्टर से अटैच कर दिया गया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर गया, तेज हवाओं ने बॉल को इधर उधर धकेलना शुरू कर दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट को जारी रखा गया। फिर जब बॉल को नीचे गिराया गया तो बॉल की स्पीड नॉर्मल फ्री फॉल से लगभग आधी थी और लैंडिंग भी काफी सॉफ्ट लगी। लेकिन जब सेंसर्स का डाटा चेक किया तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग निकला। बॉल के इतना बड़ा होने के बाद भी डेटा ये दिखा रहा था कि कोई भी असली इंसान इस इम्पैक्ट को सर्वाइव नहीं कर पाता। नंबर 2, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर ये जुगनू चमकता कैसे है? मतलब इसके पास तो कोई स्विच भी नहीं होता जिससे ये अपनी लाइट को ऑन ऑफ कर सके। तो सबसे पहले ये समझो कि ये चमकते क्यों हैं। वेल, जुगनू के चमकने के पीछे 2 रीजन है, जिसमें पहला है कि ये किसी शिकारी को खाने की चीज न लगे, क्योंकि जुगनू की बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे लुसीबुफिगिन कहते हैं। इसका टेस्ट शिकारी को पसंद नहीं आता और शिकारी इसको नहीं खाता। और इसका दूसरा रीजन ये है कि मेल जुगनू फीमेल जुगनू को पटाने के लिए चमकते हैं। जैसे ये मेल जुगनू ने अपनी चमक दिखाई और दूसरी तरफ फीमेल जुगनू ने भी अपनी चमक दिखाई, तो यहीं से हो जाती है प्यार की शुरुआत। अब बात करते हैं कि ये चमकते कैसे हैं। वेल, जुगनू के एब्डोमेन में लुसिफेरिन नाम का केमिकल और लुसिफरेज नाम का एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं। फिर जो एनर्जी बनती है वो लाइट के रूप में बाहर निकलती है। नंबर 1, भाई तुमने बचपन में कभी न कभी ये कंचे तो जरूर खेले होंगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये बनते कैसे हैं? वेल, इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कांच को इकट्ठा किया जाता है और इस कांच को इस खोलते हुए चैम्बर में डाला जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से कांच पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। अब यही मेल्ट हुआ कांच यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स में टूटकर नीचे जाता है और वहाँ से ये इस रोल करती हुई मशीन में गिरता है जो कांच को कंचे का शेप देती है। इसके बाद ये कंचे इस मशीन से गिरकर इस तरह के ड्रम में इकट्ठा हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद इस ड्रम से इस तरह की ट्रॉली में लोड करके इसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ इनकी पैकेजिंग होगी। फिर लेबर इसे बड़े बड़े थैलों में पैक करती है और मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है।